Assalamu alaikum. Okay, so we were discussing कौन है साइकिल हम लैटिस एंथैल्पी हम पढ़ रहे थे बेटा. ठीक है. और लैटिस एंथैल्पी कहाँ से हमारे पास हाईली एक्सोथर्मिक. ठीक है. थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप टू कार्बोनेट्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये भी मैंने आपको बता दिया था. एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन था हमारे पास. फिर एंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन था. ठीक है. उसके बाद आता है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, एंड यू ऑलरेडी हैव सम आइडिया ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड वन, थर्ड एंड सो ऑन. ठीक है. अच्छा, जो हमने ये से पढ़ा था, अब आपको याद होगा, थोड़ा सा रिकॉल करें. द एनर्जी रिक्वायर्ड to remove 1 mole of electron from 1 mole of gaseous atoms to form 1 mole of gaseous positive ions. देखो अब इसमें तो तीन चार चीजें है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है. पहली बात है एनर्जी रिक्वायर्ड होती है टू रिमूव. क्या रिमूव करना है? 1 mole ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 mole ऑफ गैसियस एटम टू फॉर्म 1 mole ऑफ गैसियस पॉजिटिव आयन. देखो ये बेटा चार चीजें आ गई हैं. ठीक है. 4 से 5 ये चीजें आपको मस्ट लिखनी है, तो जाके आपको ये 1 या 2 मार्क्स मिलते हैं. एक भी मिसिंग होगी ना तो वो मार्क्स चला जाएगा आपका. ये आपने याद रखनी है बात. ठीक है. इट इज ऑलवेज एंडोथर्मिक. और जाहिर बात है इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं हम, तो एनर्जी देंगे तो रिमूव होगी. और उसके बाद हमारे पास होता है कि जी सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं. सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? जैसे मैग्नीशियम का पहला एक इलेक्ट्रॉन निकला तो उसने यूनी पॉजिटिव आयन पा लिया. एंड देन मैग्नीशियम +2, फिर उसने एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव किया. किसने लूज किया? मैग्नीशियम +1 ने 1 मोर इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो +2 ये आगे. दिस इज सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी. ठीक है. राइट इक्वेशंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग आयनाइजेशन एनर्जी चेंजेस. फर्स्ट IE ऑफ कैल्शियम, सेकंड IE ऑफ कैल्शियम, फर्स्ट IE ऑफ लिथियम, फर्स्ट IE ऑफ एल्यूमिनियम. ठीक है बेटा. तो ये अब आप खुद लिखेंगे, उसमें कोई इतना इशू नहीं है. बस ये याद रखना है कि तुमने स्टेट्स को जरूर मेंशन करना है और उसके चार्जेस को करेक्टली आपने मेंशन करना है. ठीक है. फिर आते हैं आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस एटम acquires 1 mole of electron to form 1 mole of gaseous negative ions. अच्छा, अब इसमें ये क्या है? इंथैल्पी चेंज कह दिया क्योंकि इसमें ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा एक्सोथर्मिक होती है, मगर उसके बाद सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंडोथर्मिक होगी. ये याद रखना है आपने. ठीक है. अच्छा जी, पहली बात तो ये हो गई हमारे पास. दूसरा ये, when 1 mole of gaseous atom require 1 mole of electrons from to form 1 mole of gaseous negative ions. ठीक है. तो ये हमारे पास हो जाता है. It is always exothermic, a favorable process due to the nucleus attracting the electron. और ये आ गया आपके पास. Do not confuse electron affinity with electronegativity. Write equations representing the following electron affinity. First EA of bromine, first EA of oxygen, second EA of oxygen. ठीक है. Now Born-Haber cycle. It involves the application of Hess's law. ये मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ Born-Haber cycle बेटा. ठीक है ना. ये हम इस पे नहीं जाएंगे. We already have done this. और बड़ी डिटेल में किया था ये सारा. अच्छा देखो ये सवाल क्या है. If the lattice enthalpy of magnesium chloride is -2493 kilojoule per mole, what is its enthalpy of formation? ठीक है. enthalpy of formation क्या होगी उसकी? तो उसके लिए फिर ये देखें, ये हम आपको सारी देखनी पड़ेगी उसमें, क्योंकि हमें पता है कि ये अब आपके पास क्या होगा. इसके लिए हो जाएगा लैटिस एंथैल्पी. ये हो जाएगा ना लैटिस एंथैल्पी, तो हमें ये ΔH2 और ΔH1. तो जो ΔH1 होती है वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है, और जो ΔH2 होती है उसमें सारी चीजें होती हैं प्लस हो के, और आखिर में हमारे पास लैटिस एंथैल्पी जो है ना वो नहीं होती. तो ये करके आप उसमें से माइनस कर दोगे तो आप यू विल गेट डेल्टा. मतलब जारी बात है, ये आप ये फाइंड कर लेंगे. ठीक है. और ये जाहिर बात है डाटा होता है वो वहां से देखते हैं आप.
कंस्ट्रक्ट अ बोन-हैबर साइकिल फॉर मैग्नीशियम ऑक्साइड। विल एन आयनिक सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर इफ, अच्छा अब यहां से हमारे पास हाइड्रेशन एंथैल्पी और एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन आ जाती है। देखो सबसे पहले जब भी कोई आयनिक सॉल्ट को हम डिसॉल्व करते हैं ना वाटर में, अब ये वही बात आ गई कि दो तरीके हैं डिसॉल्व करने के, ठीक है। एक तो होता है कि आपने डायरेक्ट आयनिक को डाला, NaCl सॉलिड था, और जब डाला तो वो एक्वस और एक्वस में कन्वर्ट हो गया। दूसरा रूट है कि पहले वो गैसियस आयन में कन्वर्ट हुआ और उसके बाद वो एक्वस में गया, यानी स्टेप 1 और स्टेप 2, ठीक है। तो ये रूट 1 हो गया और ये रूट 2 हो जाएगा। चलें अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसे है। इफ अ पेयर ऑफ ऑपोजिटली चार्ज gaseous ions are placed together they will attract each other. The energy change is highly exothermic. जारी बात है, जब gaseous ions इकट्ठे रखेंगे आप तो क्या होगा, ये कंबाइन करेंगे और लैटिस बना देंगे, यही होगा ना, सॉलिड लैटिस बन जाएगी, ठीक है। और इसमें एनर्जी रिलीज होगी, इसलिए हम कहेंगे ये एक्सोथर्मिक है। जब भी कोई चीज बनेगी तो एनर्जी रिलीज होती है और इस एनर्जी को हम कहते हैं लैटिस एंथैल्पी। फिर वो कह रहे हैं कि अगर इन्हीं आइंस को हम वाटर में डाल दें एंड दे आर अट्रैक्टेड टू द पोलर वाटर मॉलिक्यूल्स, द रिजल्टिंग एनर्जी चेंज इज हाइड्रेशन एंथैल्पी विच इज आल्सो हाईली एक्सोथर्मिक, ठीक है। यानी कि इन्हीं आइंस को अगर मैं वाटर में डाल दूं तो इसकी हो जाएगी हाइड्रेशन, और फिर वो जो एनर्जी रिलीज होगी ना, जो एनर्जी चेंज आएगा और एनर्जी रिलीज ही होती है, वो हाइड्रेशन एंथैल्पी कहलाएंगे उसको, ठीक है। इन बोथ द ग्रेटर चार्ज डेंसिटी ऑफ आइंस मोर एक्सोथर्मिक द रिएक्शन। और चार्ज डेंसिटी क्या होती है आपको पता है, चार्ज डेंसिटी इज बेसिकली चार्ज डिवाइडेड बाय साइज, ठीक है। द मिसिंग स्टेज ऑफ द साइकिल इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। The missing stage of the cycle is known as enthalpy of solution. अब वो कह रहे हैं कि इन दोनों में हमें लैटिस एंथैल्पी भी पता चल जाती है, हाइड्रोजन एंथैल्पी भी पता चल जाती है, दोनों हाईली एक्सोथर्मिक है, मगर बीच में एक चीज रह जाती है, वो है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। अब आप जरा ये देखें डायग्राम, इस डायग्राम को देखो, ये देखो यहाँ पे नजर आ रहा है कि हमारे पास गैसियस आयंस है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। ये गैसियस आयंस जब कंबाइन करते हैं तो सॉलिड आयनिक लैटिस बन जाती है और जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम कहते हैं लैटिस एंथैल्पी, ठीक है। फिर यही सॉलिड जो है, सॉलिड जो मेरे पास NaCl कॉमन सॉल्ट है, नमक, उसी को उठा के मैं वाटर में डाल दूं और वो डिसॉल्व होके क्या बना दे, पॉजिटिव एक्वस आइन, और ये यानी ये क्या हो गया, हाइड्रेशन हो गई इसकी। तो ये जो एनर्जी निकलेगी वो है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। यानी जब मैं सॉलिड को डालूंगी वाटर में और वो डिसॉल्व हो जाएगा तो उसमें जो एनर्जी चेंज है वो होता है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ये हो गया एक रास्ता, डेल्टा H1। दूसरा रास्ता है कि मेरे पास ये गैसियस आयंस थे और गैसियस आयंस को मैंने डायरेक्ट वाटर में डाल दिया तो उसकी हाइड्रेशन हो गई, वो भी यही चीज बनेगी सेम टू सेम। मगर इस रास्ते से जब हम आ रहे हैं, अब यहां तो हम सॉलिड से आए थे ना, और यहां हम गैस से आ रहे हैं, गैसियस आयंस जब इसमें एक्वस में जा रहे हैं, इसमें जो एनर्जी चेंज आएगा उसको आप कहोगे हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब वो कह रहा है तुम्हारे पास ये चीज भी नोन है, ये चीज भी नोन है, मगर एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन अननोन है, तो वो आपने फाइंड करना है। यानी एक रूट ये है जो गैसियस आयंस इधर आ रहा है, दूसरा रूट ये है लैटिस एंथैल्पी और सॉल्यूशन का। इन इसकी एनर्जी और इन दोनों की एनर्जी मिला के बराबर है, ठीक है, हेसेस लॉ के अकॉर्डिंग। अच्छा अब इसने एक चीज आपको और बता दी कि जो चाहे हाइड्रेशन एंथैल्पी हो चाहे लैटिस एंथैल्पी हो, दोनों केसेस में ग्रेटर द चार्ज डेंसिटी ऑफ आयंस मोर एक्सोथर्मिक द रिएक्शन। ग्रेटर चार्ज डेंसिटी का मतलब है स्मॉल साइज हाई चार्ज, हायर चार्ज। अगर ये होगा तो ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है।
फिर कह रहा था साइज एंड द वैल्यू ऑफ इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव वैल्यूज ऑफ द लैटिस इंथैल्पी एंड द हाइड्रेशन इंथैल्पी। अगर हाइड्रेशन इंथैल्पी ग्रेटर है लैटिस इंथैल्पी से देन द सॉल्ट विल प्रोबेबली बी सॉल्युबल। हाइड्रेशन इंथैल्पी अगर ज्यादा होगी लैटिस इंथैल्पी से, यानी ये वाली हाइड्रेशन, जब गैस से वो डायरेक्ट वाटर में जा रहे हैं, ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है अगर ये ज्यादा है एज कंपेयर टू द गैस से वो सॉलिड में आ रहे हैं लैटिस एंथैल्पी, तो सॉल्ट जो है प्रोबेबली भी सॉल्युबल, तो हो सकता है वो सॉल्युबल हो। ठीक है, एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन। अब हम पहले देख लेते हैं एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन क्या है। द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ गैसियस ion dissolves in aqueous water, excess of water to give an infinitely dilute solution। तो वो जो एंथैल्पी चेंज आएगा वो जो एक्सोथर्मिक है, जाहिर बात है, वो हम कहेंगे एंथैल्पी चेंज ऑफ, जैसे ये गैस था और गैस से वो एक्वस में चला गया, ये गैस है, ये गैस से एक्वस में चला गया। द पोलर नेचर ऑफ वाटर स्टेबलाइजेस द आयंस। द ग्रेटर द चार्ज डेंसिटी ऑफ द आयन, ग्रेटर द एफिनिटी फॉर वाटर एंड मोर एक्सोथर्मिक द प्रोसेस विल बी। अब आप ये देखिए इतना अच्छा इसने कंपेयर किया हुआ है, सोडियम +1 पोटेशियम +1 दोनों की ये, मगर जब +2 हो गया तो देखो 390 से 1800 पे चले गए, यानी अबाउट 2000। तो इट्स अ ग्रेट ट्रिमेंडस इंक्रीज। ठीक है, और इसी तरह ये भी है। अच्छा जी, अब यहां पर हम सिर्फ चार्ज नहीं देखें, सोडियम का साइज छोटा है, पोटेशियम का बड़ा है, तो बड़ा साइज का मतलब हो गया स्मॉल चार्ज डेंसिटी। तो देखो इसकी 390 थी, इसकी 305 है। इसी तरह इन दोनों के चार्ज सेम है, मगर मैग्नीशियम का छोटा साइज है, चार्ज डेंसिटी हाई है। कैल्शियम का बड़ा चार्ज, कैल्शियम का भी सेम चार्ज है मगर साइज बड़ा है, तो लो चार्ज डेंसिटी है। जब लो हो गई तो वो 1500 हो गया, ये 1800 है, इसी तरह ही है। फिर आते हैं आपके पास इंथैल्पी चेंज ऑफ सोल्यूशन। इसमें क्या नजर आ रहा है अब हमें, the enthalpy change when 1 mole of solute dissolves in excess of solvent to give an infinitely dilute solution। ठीक है, तो इसमें क्या है देखो, अब यहां पर ऊपर में हमने हाइड्रेशन की थी बेटा, तो हाइड्रेशन में हमने कहा कि सॉल्वेंट जो है वाटर है, लेकिन जब हम सोल्यूशन की बात करें तो हो सकता है सॉल्वेंट जो है वो नॉन एक्वस हो, अल्कोहल भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, तो यहां पर हम सॉल्वेंट लिखेंगे। इट इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक। और आयनिक कंपाउंड्स के लिए क्या होता है कि द आयंस विल बी डिसोसिएटेड। अब यहाँ पे गैसुअस आयंस नहीं है, सॉलिड लैटिस को डिसॉल्व कर रहे हैं और वो वाटर में चला गया। ये हो गई इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। Some useful values for thermodynamic changes: enthalpy change of formation, enthalpy change of atomization, ionization energy, electron affinity, hydration enthalpy। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आ जाएगा। अच्छा जी, अब हम यहाँ पर आ जाते हैं। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन। देखो यहाँ पर क्या है, इसमें वो कह रहा है स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन ज्यादातर एक्सो होती है मगर दोनों हो सकती है। क्या है ये, एनर्जी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड और सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन एक्सेस ऑफ वाटर टू फॉर्म एन इनफाइनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, सोडियम क्लोराइड सॉलिड को हमने एक्वस में डाला, सोडियम एक्वस बन गया, इसी तरह ये दे। सम आयनिक सॉलिड्स डिसॉल्व एंडोथर्मिकली, जरूरी नहीं कि हर दफा जो है वो नेगेटिव ही हो, कभी कभी ऐसा होता है कि एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो वो डिसॉल्व होते हैं। उस केस में क्या होगा, डेल्टा एक्स सोल्यूशन पॉजिटिव हो जाएगी।
सम आयनिक सॉलिड्स डिसॉल्व इन वाटर बाय एक्सोथर्मिक, ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर। अब उसे कहा अगर हम 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड को डिसॉल्व कर रहे हैं, अब देखो सोल्यूशन की जब बात होती है ना बेटा, मैंने आपको पहले भी बताया है, जब हम सोल्यूशन की बात करते हैं, डेल्टा एच सोल्यूशन की बात हो रही है, तो डेल्टा एच सोल्यूशन का मतलब क्या है कि आयनिक सॉलिड जो है ना वो एक्वस में जा रहा है, ठीक है, वो एक्वस में जाएगा। अब देखा 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व किया, कैल्शियम आयन क्लोराइड आयन दोनों एक्वस एक्वस बन गए, ठीक है। और ये एक दूसरी इक्वेशन है, जब ये गैसियस साइंस से इनको ये कंबाइन करके सॉलिड बना लेते, आयनिक सॉलिड, ये लैटिस एंथैल्पी आ गई इसकी, ये रही। और ये जो आयनिक सॉलिड है, ये जब ये टूटेगी तो क्या होगा, देखो जब ये बन रही है तो -787 है लैटिस एंथैल्पी, मगर जब ये टूटेगी अपने आयंस में, गैसियस आयंस में, तो ये +787 हो जाएगी ना, साइन चेंज हो जाएगा, वैल्यू वही रहेगी, ठीक है। ये आपने बात माइंड में रखना है। फिर ये देखिए, अब ये आयंस है, पहले वाटर मॉलिक्यूल्स आए, इसके साथ उसने अपनी अट्रैक्शन डेवलप की, दीज फोर्सेस ब्रेक एंड वाटर मॉलिक्यूल सराउंड्स देम। एनर्जी चेंज व्हेन 1 मोल, डेल्टा एच हाइड्रेशन क्या है कि एनर्जी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस आयंस dissolve in excess of water and form a very dilute solution. Delta H hydration is always exothermic. ये देखो गैसियस था, ये गैस एटम है, गैसियस स्टेट में एटम है, और ये देखो, बल्कि इनफैक्ट ये मैं इसको ये लिखूंगी, ये आइन है, इट्स नॉट ये, ठीक है, ये इस तरह है। वाटर मॉलिक्यूल सराउंड्स ब्रेक डाउन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस, जैसे NaCl सॉलिड था, वाटर मॉलिक्यूल ने इसको सराउंड किया तो सोडियम आयन गैस बन के अलग हो गया, क्लोराइड आयन गैस बन के अलग हो गया। अब वाटर मॉलिक्यूल आएंगे, आयन डायपोल फोर्सेस डेवलप हो जाएंगी, ठीक है। और ये सोडियम, अब देखो गैस की जगह मैंने एक्वस लिखा हुआ है, यानी अब वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ उसकी कोऑर्डिनेशन हो गई है, उसके साथ वो अपने उसने आयन डायपोल फोर्सेस बनाती है। सेम इज द केस विद क्लोराइड आयन। शुरू कैसे हुआ, हमने सॉलिड डाली थी, आयनिक सॉलिड डाला, वो गैसियस आयन में स्प्लिट हुआ, उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल ने आयन डायपोल फोर्सेस डेवलप की, और ये सोडियम एक्वस और क्लोराइड एक्वस बन गया। इस पूरे प्रोसेस में जो हमारे पास ये जो गैसियस आयन से जो एक्वस आयन में जा रहा है, ये वाला नहीं, इसकी बात नहीं कर रहे हम, इसकी बात कर रहे हैं। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में जो एनर्जी चेंज है उसको हम कहेंगे इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, स्टेप 1 स्टेप 2, ठीक है। ये देख सोडियम आयन एक्वस, ये देखें, ये वाटर ने आयन डायपोल फोर्सेस डेवलप कर ली, क्लोराइड आयन, ये वाटर ने क्लोराइड के साथ भी आयन डायपोल कर ली। अब देखें, ठीक है। अब ये कैल्शियम और क्लोराइड है, कैल्शियम के गैसियस आयंस है, क्लोराइड के गैसियस आयंस है। अब देखो मैंने ट्राइंगल बनाया हुआ है, ये ट्राइंगल क्या बता रहा है तुम्हें, ये बता रहा है कि जब गैसियस आयंस हैं और वो कंबाइन करते हैं और सॉलिड आयनिक लैटिस बनती है, इस प्रोसेस में जो एनर्जी इन्वॉल्व है वो क्या है, लैटिस एंथैल्पी इसको कहेंगे, और वो नेगेटिव एक्सोथर्मिक हो। फिर वो दूसरी बात कर रहे हैं कि यही गैसियस आयंस जो हैं, जब वो वाटर में डिसॉल्व करो वो एक्वस आयंस बना लेते हैं, जैसे अगर मैं ये ऐसे करती हूँ ऐसे, ठीक है। तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी इन्वॉल्व है उसको हम क्या कहेंगे, ये भी नेगेटिव होती है, ठीक है। फिर तीसरी बात वो क्या बता रहे हैं कि ये जो आयनिक सॉलिड है उसकी मैंने डायरेक्ट वाटर में डाल दिया और उसने एक्वस आयंस बना लिए, इसमें जो एनर्जी इन्वॉल्व है वो आपके पास डेल्टा एच नॉट सोल्यूशन है। तो बेसिकली 3 एनर्जीज हमारे पास इस प्रोसेस में आ रही है, एक मतलब ऑल्टरनेट 2 प्रोसेस है, एक में 2 स्टेप है, एक में सिंगल स्टेप है। तो ये सिंगल स्टेप वाला है, ये सिंगल स्टेप है, और यहां पर क्या है, जो इसको अगर आप कह दें, ये देखें, अब वो कह रहे हैं कुछ भी पूछ सकते हैं ना वो आपसे, डिटरमिन द एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम आयोडाइड, जिसमें लैटिस एंथैल्पी -902 है, डेल्टा एच नॉट हाइड्रेशन सोडियम की इतनी है और फ्लोराइड की इतनी है, ये तुम्हारे पास आ गई। सोडियम फ्लोराइड सॉलिड एक्वस में डाला, डेल्टा एच नॉट सोल्यूशन, सोडियम आयन एक्वस अलग हो गया, फ्लोराइड आयन एक्वस अलग हो गया। उसने आपसे क्या पूछा है, ड्रॉ द एंथैल्पी चेंज ऑफ सोल्यूशन,
तो जो चीज पूछी होती है ना बेटा, उसको सबसे मेन एरो में ऐसे रखते हैं, सबसे ऊपर वो वाला रखेंगे आप ट्रायंगल में। ठीक है, अब मुझे पता है कि जो सोडियम आयनिक लैटिस थी, ठीक है ना, अब यहाँ पे नीचे तुमने आयंस रख लिया। एक तरीका तो ये, एक पॉसिबल वे जो हमारे पास है, गैसियस आयन जो है वो सॉलिड आयनिक लैटिस बनाते हैं, और सॉलिड आयनिक लैटिस जो है वो एक्वस में डिसॉल्व होते हैं। ये बेसिकली तुम्हारे पास स्टेप 1 हो गया, और ये स्टेप 2 हो गया, है ना। और दूसरा रास्ता ये है आपके पास कि ये गैसियस आयन जो है डायरेक्ट वाटर में डाल दो उसको, तो वो एक्वस बना ले। ठीक है, ये तो ये स्टेप 1 हो गया, ये रूट 1 है, डेल्टा एच रूट 1 हो गया। ये डेल्टा एच रूट 2 का स्टेप 1 और स्टेप 2, है ना। ठीक है, अब आपको उसने कहा डेल्टा एच सोल्यूशन फाइंड करो, यानी तुम्हारे पास ये भी नोन है, तुम्हारे पास ये दोनों भी नोन है, तुमने ये फाइंड करना है। तब आप कैसे फाइंड करेंगे, आपने ऐसे लिखा लैटिस एंथैल्पी, देखो, प्लस डेल्टा एच सोल्यूशन। ये स्टेप 2 स्टेप का बना हुआ है ना, ये 2 स्टेप का सम है, समेशन है, उसको एक तरफ रखा, और डेल्टा एच हाइड्रेशन जो है उसको यहां रखा, और डेल्टा एच हाइड्रेशन भी सोडियम की अलग है और फ्लोराइड की अलग है, वो अलग अलग भी लिख दिए। सारी चीजों की वैल्यू पुट की आपने, और ये आपके पास आंसर आ गया, डेल्टा एच सोल्यूशन इज इक्वल टू -10। अब वो क्या बात बता रहा है, इफ द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच सोल्यूशन इज नेगेटिव और स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू, देन सॉल्ट विल बी वाटर सॉल्युबल। और अगर वो हाईली पॉजिटिव वैल्यू होगी तो मतलब सॉल्ट वाटर में सॉल्युबल होगा। वैल्यू इज नेगेटिव व्हेन हाइड्रेशन इज स्ट्रॉन्ग, दैट इज सॉल्ट इज मोर सॉल्युबल। जितना हाइड्रेशन ज्यादा होगा उतनी ही वैल्यू नेगेटिव होगी, और जितनी नेगेटिव होगी उतना ही हाईली सॉल्युबल होगा, जितनी पॉजिटिव होगी नहीं होगा। ठीक है, फिर आपके पास आ गया कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन। अच्छा, ये मैग्नीशियम है, क्लोराइड है, डेल्टा एच हाइड्रेशन ऑफ मैग्नीशियम प्लस क्लोराइड। ये तुम्हारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड सॉलिड है, मैग्नीशियम आयन, क्लोराइड आयन, मैग्नीशियम क्लोराइड, लैटिस एंथैल्पी सोल्यूशन, ये सारा बाय हेसिस लॉ -25। देखो ये वही वाली बात है ना, ये सोल्यूशन ये रहा। अब उसने क्या कहा है तुम्हें, हाइड्रेशन फाइंड करनी है। जब हाइड्रेशन फाइंड करनी है ना, तो अब मैंने देखो हाइड्रेशन को ऊपर रख दिया और सोल्यूशन को मैं इस तरफ ले ली। अब मैंने अपना इस तरह ट्राइंगल बना लिया। जरूरी नहीं कि हर दफा ट्राइंगल जो है वो आपका चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। जब मैंने इसको बनाया, गैसियस आयंस मिलके एक्वस बना रहे हैं, तो ये तो हाइड्रेशन हो गई। गैसियस आयन मिलके सॉलिड आयनिक लैटिस बनाते हैं, ये आपकी लैटिस एंथैल्पी होगी। और सॉलिड आयनिक लैटिस रिजॉल्व होकर वाटर में एक्वस आयन बना लेती है, ये आपकी सोल्यूशन हो गई। सारों की वैल्यूज आपके पास हैं, सिर्फ क्लोराइड की नहीं है, वो आपने फाइंड करनी है। जस्ट पुट द वैल्यूज एंड हियर इज द आंसर। वैल्यू ऑफ डेल्टा एच नॉट हाइड्रेशन डिटरमिन स्ट्रेंथ ऑफ द आयन डायपोल फोर्स। ठीक है, और उसके बाद आपके पास आ जाता है फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ हाइड्रेशन। चार्ज ऑन आयन, जितना देखो कौन कौन से फैक्टर है जो हाइड्रेशन को करते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ही वैल्यू ऑफ हाइड्रेशन जो है वो हाई होगी आपकी। ठीक है, और जितना छोटा साइज होगा उतनी ही हाइड्रेशन है, तो दोनों का मिला के हम कह देंगे चार्ज डेंसिटी होगी। वाई हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम इज मोर एक्सोथर्मिक देन सोडियम, क्योंकि मैग्नीशियम पे डबल चार्ज है, सोडियम पे सिंगल है, सीधी सी बात है। तो मैग्नीशियम क्या है, वो ज्यादा, जिसपे ज्यादा चार्ज होगा वो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा, उसकी आयन डायपोल फोर्सेस ज्यादा स्ट्रांग होंगी, उसकी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, फिर वो कह रहा है वाई हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ कैल्शियम आयन इज लेस देन मैग्नीशियम, ऑल्दो दोनों के ऊपर +2 चार्ज है। क्यों, क्योंकि कैल्शियम का साइज बड़ा है, उसकी चार्ज डेंसिटी छोटी होगी, मैग्नीशियम की बड़ी होगी। ये वाली बात आ गई आपके पास। ठीक है, तो आज हम इतना ही करते हैं, और कल फिर इंशाल्लाह हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।